वो बददिली से जैसे तैसे नाश्ता करके उठ गई। हनिया तो कॉलेज के लिए तैयार थी। अभी वो कमरे की जानिब बढ़ती उनकी नज़रों से ओझल हुई कि हनिया बोली, मैं चाहती हूँ परी मेरे साथ रहे और मेरे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दे। हनिया की खुशी से भरपूर आवाज़ उभरी। पूर्वा के कदम थम गए। देखो हनी, तुम्हारी फ्रेंड है तो हेल्प करेंगे, बट सॉरी टू से वो हमारे घर में नहीं रह सकती। हनिया के बाबा मिस्टर वसीम संजीदगी से बोले, बट बाबा। हनिया ने एहतजाज करना चाहा तो वो हाथ उठाकर उसे वहीं रोक गए। हनी हेल्प करेंगे मतलब हनी हेल्प करेंगे मतलब ओके, स्टडी कर ले, हॉस्टल में रह रहे, मैं अखराजात उठाऊंगा, मगर और कोई ज़िद नहीं। आई डोंट नो उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, जाने किस फैमिली से है, किन हालात में घर से निकली है। मैं अपनी रैपियो और तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता, सो डोंट बी सिली। मिस्टर वसीम की संजीदा आवाज़ में बेटी के लिए मोहब्बत और नरमी थी, मगर पूर्वा के लिए कोई नरमी नहीं थी। वसीम, आई नो हर मदर, शी वॉज बेस्ट डॉक्टर। मिसेज वसीम ने नरमी से उसकी माँ का हवाला दिया। शी इज़ डेड नाउ। क्लियर। मिस्टर वसीम ने अपनी बात पर जोर दिया। पूर्वा लरजता वजूद लिए सब सुन रही थी। हनी जाओ, ड्राइवर वेट कर रहा होगा, कॉलेज से लेट हो जाओगी। डोंट वरी, तुम्हारी फ्रेंड की हर तरह हेल्प की जाएगी। हनिया बाप की यकीन दहानी पर बैग उठाकर चली गई। पूर्वा अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। फिर हनिया के कॉलेज में आप बात कर लें एडमिशन के लिए। मिसेस वसीम ने चाय का सिप भरते का, नेवर, हनी को इस फ्रेंडशिप सर्कल में लाने की ज़रूरत नहीं है। हनी ने ख्वामखा जिम्मेदारी डाल दी है सर पर। वसीम साहब बेजार हो रहे थे। इट्स ओके वसीम, कितनी एनजीओज में हम डोनेशन देते हैं, इसे भी सदका समझ लेंगे। बेगम वसीम ने पुरसकून लहजे में कहा। पूर्वा साकिन सी हो गई। उसे यकीन आ गया आज कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो सदकों पर पलने वाले लावारिस होते हैं। कोई चीप सा कॉलेज और उसके साथ हॉस्टल देख लो और जान छुड़वाओ, हम पैसे देंगे, इतना बहुत है। मिस्टर वसीम उकताए हुए लहजे में कहकर वहाँ से उठकर जा चुके थे। पूर्वा खुद को घसीटती हनिया के रूम तक पहुंची और ज़मीन पर बैठती चली गई। हनिया वापस आई तो उसकी मामा ने सब समझा दिया। वो अच्छी दोस्त थी मगर खुद मुख्तार नहीं थी। शर्मिंदा सी पूर्वा के पास बैठी यहाँ वहाँ की बातें करती रही और फिर कुछ ही दिन तक मिसेस वसीम ने उसका किसी दूर के कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया और कॉलेज के करीब एक सस्ते से हॉस्टल में रिहाइश का इंतज़ाम भी हो गया। उस लड़की से कह देना हम खर्च भेज दिया करेंगे, बस हनी से कांटेक्ट ना करे और ना ही यहाँ से दोबारा उसका नाम या जिक्र कहीं निकले। कल को उसे कुछ हुआ या किसी गलत काम में पड़ गई तो खामखा हमारी बेटी का नाम भी उसके साथ घसीटा जाएगा। मिस्टर वसीम ने सारे इंतजामात होते ही सख्ती से मिसेस वसीम को ताकीद की। वो सर हिला गई। आई एम सॉरी पूर्वा, मैं छुपकर तुमसे कांटेक्ट करूंगी, फिक्र मत करना। माँ बाप के सामने एहतजाज जाया जाता देखकर हनिया बेबसी से पूर्वा को कहने लगी, तुम अपने मामा बाबा की बात मान लेना हनी, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत केयर करते हैं तुम्हारी। उसे समझाती पूर्वा के अंदाज में भी हसरत थी और अल्फाज में भी। मेरी हेल्प करके तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, बस मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगवा दो, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। उसने बैग से पैसे निकाले, वो पैसे जो पहले मूसा और फिर हदीर पॉकेट मनी के तौर पर देते थे, जो प्रिहान ने दिए थे और जो कुछ आनी देती रहती थी, सब मिलाकर उसके पास उस वक्त इतनी रकम तो थी कि आसानी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर बचा भी सके। हनिया के मना करने के बावजूद उसने अपने पैसे ही लगाए। अब वो खुद मुख्तारी सीख रही थी। गुलजान ने ठीक कहा था, हालात ख़राब हों तो इंसान सब सीख जाता है। बस एक बात गलत कर दी कि उसके पास उसका ख्याल रखने वाले अपने बहुत हैं। वो अकेली थी और वो सब वक्ती सहारे। पूर्वा ने सर झटका और बाकी आंसू अपने अंदर उतारे। ओ गॉड परी, तुम ये चीप ड्रेसिंग करोगी। हनिया तो पूर्वा के सामान में हिजाब, गाउन और सस्ते और सादा कुर्ते ट्राउज़र देखकर ही शॉक्ड रह गई थी। पूर्वा की रिक्वेस्ट पर उसने अपनी मेड को पूर्वा की मर्जी की चीज़ें लाकर देने का कहा था, मगर जब सामान आया तो मुंह खुला रह गया। पूर्वा ने खामोश नज़र से अब चीज़ों पर डाली। उसके पास इतने खुले पैसे नहीं थे कि किसी मॉल में जाकर खुलकर शॉपिंग करती। मुझे चुप कर रहना है, मतलब सबसे चुप कर। मेरी पूरी लाइफ चीप हो चुकी है तो फिर ये ड्रेसिंग है ये तो। पूर्वा यासियत भरे लहजे में बोल रही थी। नादान लड़कियां मुकम्मल और पुरसकून लिबास को सस्ता समझकर उदास हो रही थी। वो लिबास जो इस मुश्किल में उसे बुरी नज़रों से छुपाकर और उसे ढक कर रखने के काम आ रहा था। हनिया लब काटती खामोश हो गई। पूर्वा एक छोटे से बैग में अपने कपड़े रखकर तैयार हो गई। मिसेज वसीम ने उसकी पढ़ाई का सब इंतज़ाम मुकम्मल कर दिया था। उसका एडमिशन, हॉस्टल के अखराजात, बुक्स, बैग, फाइल रोलर्स और जो जो कुछ उसे चाहिए था। मिस्टर वसीम की निस्बत उनका रवैया नर्म था। वो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश भी की कि कोई कमी ना रहे। पूर्वा ने नम तशक्कुर भरी आंखों से उन्हें देखा। सच तो यही था कि वो आज के ज़माने में भी अच्छे लोग बाकी थे।
अच्छाई सिर्फ गरीब लोगों की मिरास नहीं होती। ड्राइवर के साथ उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और यहाँ उसकी ज़िंदगी का दूसरा सर्द तरीन रुख शुरू हुआ। सस्ता सा हॉस्टल और उसके साथ 3 मजीद लड़कियां, घुटनज़दा माहौल और शोर शराबा। रात को जल्द सोने वाली पूर्वा 12 से 1 बजे तक सो नहीं पाती थी। हंसती खिलखिलाती लड़कियों को तकती रह जाती, मगर उनमें से किसी की भी मज़ाहिया हरकत या मजाक पर उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं आती थी। आंखें जाने क्यों नम हो जाती। हंसते हुए लोग भी बुरे लगने लगे। हिजाब में मुकम्मल छुप कर वो साथी लड़कियों की हैरत और हंसने पर भी खामोशी से करीब कॉलेज में जाती, पढ़ती और वापस सीधी हॉस्टल पहुंच जाती। प्राइवेट हॉस्टल था। रात के 10 बजे तक लड़कियां जब चाहती तब लौटती, मगर वो कॉलेज से भागकर पहली फुर्सत में हॉस्टल में पहुंचती। लोगों की नज़रों से डरती थी, कॉलेज में भी रुकने से डरती थी। लड़कियां कहाँ जाती थीं, क्या करती थीं, पूर्वा ने कभी ध्यान नहीं दिया। सस्ता ओढ़कर और सस्ता खाकर सुकून को तरसती पूर्वा चंद ही दिनों में बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उसे जीना नहीं आ रहा था। एतमाद बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा था। मोबाइल में न्यू सिम डाल ली थी, मगर कॉल करने के लिए कोई नहीं था। जो थे उन्हें अब वो अपना समझ नहीं रही थी। नंबर्स को देखती और देखते देखते रो पड़ती। वो कॉल करे और उसे कबूल ना किया जाए तो वो क्या करेगी। हॉस्टल फेलोज ने शुरू में हाय हेलो करना चाहिए, मगर वो गुमसुम सी लड़की जितनी हसीन थी उससे कहीं ज़्यादा अजीब थी। किसी के पास बैठने पर, बोलने पर और देखने पर भी सहम जाती। सब ने किनारा कर लिया, तबसरे किए, छुप कर मजाक उड़ाने लगे। जो उसे हर हाल में अपने पास रखते थे वो उनसे किनारा किए दुनिया वालों में सुकून तलाश कर रही थी। उसने नाकाम ही होना था। तो ये थी वो बाहर की ज़िंदगी और ये था हालात का मुकाबला करना। उसे तो कुछ भी नहीं आता था। वो तो वक्त के दरिया में पूरी डूब कर हाथ पैर छोड़ चुकी थी। अब चाहे बहाव जहाँ ले जाए चली जाएगी। उसे गलत लगा था वो खुद हालात का मुकाबला कर सकती है। मुकाबला करने के लिए भी सहारा चाहिए था। उसे लगा था वो संभल जाएगी। हाँ, किया जा सकता है मुकाबला, मगर किसी मर्द के बगैर, वो भी इस मुआशरे में मुश्किल तरीन काम होता है और कभी कभी अजियतनाक भी। वो गलत थी, नादान थी। जज्बाती लड़कियों का यही तो अलमिया है। उन्हें लगता है उन्हें सहारे नहीं चाहिए। उन्हें लगता है घर वालों की ज़रूरत नहीं, कोई छाँव नहीं चाहिए। उन्हें लगता है वो अपने बलबूते पर जी सकती हैं। वो जज्बात में फैसले कर बैठती हैं, मगर नताइज अक्सर उन्हें रुला देते हैं। लड़कियां तो पागल हैं। जब भी ख्वाब देखेंगी अजाब देखेंगी। खानजादा साहब, हाशिम खान और बहरोज़ खान के सब ठिकानों की खुफिया तलाशी ले चुका हूँ, वो कहीं नहीं है और वो दोनों भी इस मामले से मुकम्मल बेखबर हैं। कोई और दुश्मन है आपके दिमाग में? अदब खान ने तफसील से आगाह करते एक सवालिया नज़र खानजादा के चेहरे पर डाली। वो गहरी सोच में मुब्तला था। अब तो बस मिस्टर वकार बचते हैं अदब खान। मिस्टर वकार की कोई खबर नहीं, मुल्क से बाहर है, मगर हाँ, कहीं सौदा किया था उसने। अब जिससे सौदा किया था उसकी खबर नहीं कि कौन था। खानजादा पेशानी मसलता परेशान लहजे में बोल रहा था। हफ्ता भर हो चुका था, पूर्वा की तलाश हर जगह से नाकामी हो रही थी। उसकी सिम बंद थी। अब तो हर हॉस्पिटल और यहाँ तक कि सर्द खाने तक खंगाल बैठे थे वो। अगर वो ना मिली, जाने जिंदा भी थी या नहीं, उसकी बहनों को क्या बताएगा। एक बड़ा मौका तो प्रिहान को बताना और संभालना था। वो आधी बात सुनकर ही डिप्रेशन से बुरा हाल कर लेने वाली प्रिहान जिस कंडीशन में थी, किसी शदीद नुकसान का भी सोचा जा सकता था। परेशानी के मारे उसका सर फटने वाला हो रहा था। अभी तो सना बेगम शहर में ही थी। ईसा की हालत अजीब वीरानी की तरफ माइल थी। वो उसे हवेली ले जाना चाहती थी, मगर वो पूर्वा के बगैर कहीं जाने को तैयार ही ना था। इलाके के बहुत से मामलात उसके सर थे। सरदारी की जिम्मेदारी ऐसी थी कि यहाँ बैठे रहना भी मुश्किल था। अपने पीए को वकार साहब के बिजनेस और डील्स की डिटेल पता करने का काम देकर ईसा के पास पहुंचा। वो अभी तक सदमे में बैठा था। ईसा, अब तुम यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करो, हम तलाश कर रहे हैं, पूर्वा को मिल जाएगी। खानजादा ने ईसा को टोका। उसे अब वापस जाना था हवेली, और ईसा को ले जाने का मतलब प्रिहान को पूर्वा की गैर मौजूदगी की तला देना। ईसा उसके हुक्म पर हवन्नक बना। पूर्वा जब तक नहीं आ जाती मेरा दिमाग खाली है, यूनिवर्सिटी जाकर क्या करूँगा मैं। वो दिल गिरफ्तगी से बोला। तो रखना था ना ख्याल, खबर रखते कि किस परेशानी में है वो। मत भूलो तुम्हारी जिद की वजह से वो पाकिस्तान में थी अब तक। तुम्हें बताया भी था उसे खतरा है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। खानजादा तप उठा। हर तरफ से मायूसी बढ़ रही थी, ऊपर से ईसा की जिद और बिगड़ती हालत। वो भड़क गया था। मैं बता रहा हूँ, वो सुबह तक ठीक थी, मैं वापस आया तो वो कहीं नहीं थी। आपने सुना तो है, खुद गई थी बाहर। ईसा तो उस इल्जाम पर ही तड़प गया था। तुम्हें लगता है वो बाहर घूमने वाली लड़की थी? उसे पहले कभी बाहर निकलते देखा है ईसा? अगर ये किसी की चाल थी तो इस मामले को जल्द हल कर लिया जाएगा। मेरा दिमाग मत जलाओ, खुदा के लिए खुद को संभालो और अब ये शोक खत्म कर दो। वो ठीक होगी और मिल जाएगी।
اللہ نے دعا کا ذریعہ اسی لیے رکھا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے رجوع کیا جائے۔ عورتوں کی طرح رونا دھونا بند کرو اور دعا کرو۔ خانزادہ نے اسے سختی سے ڈپٹ کر سمجھایا۔ عیسیٰ نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ آپ اسی دن آئی تھی نا یہاں؟ پوروا سے کوئی بات تو نہیں کی تھی آپ نے؟ کیا آپ ملی تھی اس سے؟ عیسیٰ سے فارغ ہوتا وہ ثنا بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، میری کیا بات ہوگی، میں تو ملی ہی نہیں، مجھے کیا خبر کہ کہاں گئی، بتا کر تھوڑے گئی ہے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ خانزادہ کے اس طرح براہ راست پوچھنے پر ایسا لگا جیسے ان کے دل کا چور بھانپ گیا ہو۔ وہ تو گھر کے ایک ایک ملازم سے تفتیش کر چکا تھا، کسی کو نہیں بخشا تھا اس نے۔ بہتر ہوگا ایسا ہی ہوا ہو۔ اس کی بات پر ان کی سانس تھمی۔ کیا یہ کوئی دھمکی تھی؟ ہم حویلی واپس جا رہے ہیں، آپ کو جانا ہے تو چلیں، عیسیٰ کے پاس رہنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر پریحان کو بھی یہ بات مت بتائیے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے جواب دینے سے پہلے عیسیٰ بول پڑا، میرے پاس رک کر کیا کریں گی؟ جب یونیورسٹی سٹارٹ کر رہا ہوں تو مورے بور ہی ہوں گی، واپس جائیں تو اچھا ہے، میں اب اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ نے ماں سے التجا کی۔ ثنا بیگم کی ضد پر بھی نہیں مانا۔ وہ اپسیٹ تھا، شروع سے تنہائی پسند تھا اور تو اور کچھ زیادہ الجھا ہوا سا بھی لگ رہا تھا۔ وعدہ کرو جب سنبھلو گے تو حویلی آ جاؤ گے، وعدہ کرو جب سنبھلو گے تو حویلی آ جاؤ گے۔ ثنا بیگم نے وعدہ چاہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ثنا بیگم اور خانزادہ واپس چلے گئے۔ عیسیٰ کے پاس پوروا کی یادیں تھیں اور بے بسی۔ اس کے اس طرح رابطہ ختم کیے گھر رہنے کی وجہ سے کچھ دن بعد احمد اور حسن خود ملنے چلے آئے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچانک غائب ہو گئے، نہ کالز اٹھا رہے ہو، نہ میسیجز کا رسپانس، اور نہ یونیورسٹی آ رہے ہو۔ وہ دونوں پریشان تھے۔ عیسیٰ نے پہلے تو انہیں ٹالنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر سارا معاملہ بتا دیا۔ اگر کہیں کوئی سراغ ملے میرے ساتھ اسے تلاش کراؤ پلیز، اس نے ریکویسٹ کی تو دونوں بھی فکر مند ہوئے۔ پکچر ہی دکھا دو ان کی، پھر کہیں بھی نظر آئیں تو پہچان سکیں گے، حسن نے جھجک کر کہا تو اس نے موبائل آگے کیا۔ پوروا کی تصاویر سے تو عیسیٰ کا موبائل اب بھرا رہتا تھا۔ دیکھ لو، لالا نے تو ہاسپٹلز اور ہر جگہ دیکھ لی، ویمن ہاسٹلز میں بھی ادب خان نے پتہ کر لیا، اب بتاؤ کہاں سے ڈھونڈوں اسے؟ عیسیٰ نے اس کی تصویر نکال کر دکھا دی۔ دونوں دیکھ کر سر ہلا گئے۔ چلو دیکھتے ہیں، یہ انویٹیشن کارڈ دینے آئے تھے، آئرہ کی شادی کا ہے، تم سے کانٹیکٹ کر رہی تھی، تمہارے فلیٹ بھی گئی، تم نہیں ملے تو ہم سے ایڈریس مانگا، ہم نے کہا ہم خود دے دیں گے۔ احمد نے کارڈ ٹیبل پر رکھا تو عیسیٰ نے ایک سرسری نظر ڈالی۔ احمد اور حسن اٹھ کر چلے گئے۔ پکچر دیکھ کر سوچ لیا انہیں ایک بار کوٹھوں پر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ لڑکی پیاری ہو، کم سن اور حسین ہو تو زیادہ تر جس کے ہاتھ چڑھ کر استعمال کر کے پھینک دی جاتی ہے یا ایسے اڈوں پر بھیج دی جاتی ہے جہاں اس کے حسن ڈھلنے تک پیسہ کمایا جا سکے۔ یہ بات اور حقیقت تلخ اور تکلیف دہ تھی، مگر سچ تو یہی تھا۔ وہ عیسیٰ سے نہیں کہہ سکے لیکن خود سوچ لیا تھا۔ عیسیٰ کی بیوی ان کی بھابھی تھی، اگر اس کے لیے ضروری تھا تو ان کے لیے بھی اسے تلاشنا ضروری ترین تھا۔ دوست جو ٹھہرے۔ عیسیٰ اداس سا وہیں اکیلا بیٹھا تھا۔ کارڈ اٹھا کر ایک سرسری نظر اس پر ڈالنے لگا، آئرہ زمان شاہ ویڈز ادم شاہ۔ عیسیٰ نے سر جھٹک کر کارڈ واپس رکھ دیا۔ اب اس کے پاس کسی دوسرے کی فکر پالنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پریحان بیڈ پر ساکت سی لیٹی تھی۔ خانی بیگم نے ملتے ہی بتا دیا کہ پریحان میں عقل آ گئی ہے، اچھا کھاتی پیتی ہے، بات ماننے لگی ہے۔ اس کی ڈانٹ کا اتنا اثر تھا کہ ایک بار میں ہی سدھر گئی تھی۔ خانی بیگم خوش تھیں کہ خانزادہ کا روب بیوی پر اتنا تو تھا ہی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھا تو پریحان نے آواز پر آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ حدیر، میں السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے خانزادہ نے نرمی سے مسکرا کر سلام کیا تو خفت سے سر ہلا گئی۔ چہرے پر بے چینی تھی اور وجہ وہ جانتا تھا۔ حدیر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پوروا سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ آپ شہر میں اسی کے پاس تھے نا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نہ کال اٹھا رہی ہے، نہ میسیجز دیکھ رہی ہے۔ پریسا آپی بھی پوچھ رہی تھی، کہیں ثنا چچی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی تیزی سے بول رہی تھی جیسے منتظر تھی اس کے آنے کی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، اب کیا بتائے؟ ریلیکس پریحان، ہاں میں وہیں تھا، سب ٹھیک ہے۔ اسے خود سے لگا کر نرمی سے تھپکتے اس نے دھیمے الفاظ میں تسلی دی۔ دل رک رہا تھا، وہ جھوٹ بول گیا، آج تو بول دیا، پھر کل؟ میں اپنا خیال اب خود رکھتی ہوں، قسم کھا رہی ہوں، وقت پر کھاتی ہوں، فروٹس بھی کھا رہی ہوں، دودھ بھی پیتی ہوں، غصہ مت ہونا اب مجھ پر۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر رونی صورت بنا کر بولی۔ خانزادہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے اور خود میں سمیٹا۔ وہ ہر بات مان رہی تھی، مگر پوروا کا سوال کرے گی تو کیا جواب دے گا؟ اس کے سر پر گال ٹکا کر وہ پریشان سا بیٹھا تھا۔ حدیر، پوروا بات کیوں نہیں کر رہی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، عیسیٰ بھائی سے کہیں میری بات کروا دے، پریسا آپ بھی تو اب مجھے ڈانٹنے لگی ہیں۔ اس نے منہ بسور کر اسے دیکھتے ہوئے اپنی لاچاری ظاہر کی۔ وہ بے چارگی سے گال سہلانے لگا اس کا۔ کروا دوں گا، ابھی مجھے وقت دو، اتنے دن بعد آیا ہوں، بہت یاد کیا ہے تمہیں۔
वो बात बदल कर नाराज होता उसे खुद से लगा गया और उसके बालों में मुंह छुपा गया। प्रिहान को अपने कंधे पर नमी सी महसूस हुई और पूर्वा का यूं बात ना करना उसके दिमाग में खटक रहा था, मगर मजीद सवाल सुबह करने का सोचती उसके हिसार में कैद होती आंखें मूंद गई। उसके नाजुक वजूद को खुद से लगाए वो उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। दिमाग सोचों में उलझा था। अभी तो उसे चुप करवा दिया, मगर सुबह उससे अगले रोज कब तक आखिर? उसके सोने पर वो नम आंखें लिए उसका चेहरा छूने लगा। उससे उसकी बहन की हिफाजत का वादा लिया था उसने, जो वफा नहीं कर पाया था। वो पूर्वा किस हाल में और कैसी होगी, प्रिहान ये सुनकर कैसे सहेगी, सोचकर ही वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। अगले दिन वो उसके सवालात से बचने के लिए सुबह सुबह उठकर चला गया। प्रिहान नाश्ते के बाद गुलजान के साथ बैठी पूर्वा के लिए फिक्रमंद हो रही थी। बेटा, दिमाग पर जोर डालो, जाओ संदल से चाय बनवा कर ले जाओ और थोड़ी देर खानी बेगम के साथ बैठो। आज सारा दिन नहीं बैठी उनके साथ, खफा होंगी वो। गुलजान ने किसी माँ की तरह मुस्कुरा कर उसे समझाया और भेजा ताकि उसका दिमाग कहीं और लगे। वो मुंह बिसोरती उठकर किचन से चाय और कबाब बनवाती खानी बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा नीम बा था। उसने हाथ बढ़ाकर खोलना चाहा जब सना बेगम की मध्यम आवाज़ कानों से टकराई। हाँ जी, अपनी प्रिहान की छोटी बहन पूर्वा, उसी की बात कर रही हूँ। सना बेगम की राजदाराना आवाज़ पर वो बेसाख्ता रुक सी गई। ओहो, अल्लाह रहम करे, क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली? जवान लड़की है। खानी बेगम की मुतासफ आवाज़ पर प्रिहान का दिल रुकने लगा। पहले ही पूर्वा से बात ना होने पर दिल डूब रहा था, ऊपर से उनकी बातें। कहाँ खबर मिली? हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। जिस दिन मैं गई थी उसी दिन गायब हुई। गार्ड्स का कहना है खुद गई। हाँ जी, अपनी प्रिहान की छोटी बहन पूर्वा, उसी की बात कर रही हूँ। सना बेगम की राजदाराना आवाज़ पर वो बेसाख्ता सी रुक गई। ओहो, अल्लाह रहम करे, तो क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली? जवान लड़की है। खानी बेगम की मुतासफ आवाज़ पर प्रिहान का दिल रुकने लगा। पहले ही पूर्वा से बात ना होने पर दिल डूब रहा था, ऊपर से उनकी बातें। कहाँ खबर मिली? हफ्ते भर से भी ऊपर हो गया है। जिस दिन मैं गई थी उसी दिन की गायब हुई है। गार्ड्स का कहना है खुद गई है। नंबर तक बंद कर दिया है उसने। कुछ खबर नहीं कि किसके साथ गई और कहाँ गई। मेरा हिस्सा तो पागलों जैसा हो गया है। मुझे उसकी फिक्र सता रही है, जाने लड़की जिंदा भी है या नहीं, और क्या पता वो। सना बेगम की बाकी बात छनाके की जोरदार आवाज़ पर ही खत्म हो गई। दरमियान में खानी बेगम और सना बेगम तेजी से उठकर दरवाजे की जानी पड़ी। सामने प्रिहान दीवार का सहारा लिए जमीन पर बैठी थी। ट्रे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर चुका था। चेहरा लट्ठे की मानित सफेद था। दिमाग बंद होने लगा। कुछ खबर नहीं कि लड़की जिंदा भी है या नहीं। आंखें बंद होने से पहले उसके दिमाग में यही तकलीफ दे जुमला उभरा था।